बटेंगे तो कटेंगे। जी। हिंदू एकता और राष्ट्रीय एकता एक दूसरे की पूरक है। संभल का इस्लामीकरण हुआ, प्लान अब अपराधी और माफिया कर रहे हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया। एक है तो सेफ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साक्षात्कार दिया रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को। अर्नब से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने आज कई बड़ी बातें रखी हैं, ऐसी बातें जो कि अपने आप में हेडलाइन है। जी हां, अपने आप में सुर्खियां हैं, क्योंकि इन खबरों से ही आने वाले समय में आप सोचिए यूपी की राजनीति भी एक तरह से करवट लेगी, क्योंकि यूपी के मुखिया जो बड़ी बातें कर रहे हैं उनका महत्व कितना है, आज इस पर महाभारत कर रही हूं, क्योंकि खरी खरी सुनाई है योगी आदित्यनाथ ने। अर्नब गोस्वामी से बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि वक्फ बोर्ड माफिया बोर्ड है, यानी किसी भी जमीन पर अपना कब्जा जमा लेना ये सिर्फ माफिया करते हैं और इसीलिए वक्फ को खत्म करना जरूरी है। आज इस पर महाभारत कर रही हूं। क्या वक्फ को खत्म करना है, सिर्फ संशोधन नहीं। योगी आदित्यनाथ ने संभल पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के पूजा स्थल पर उसको तोड़ना, उस पर कब्जा जमाना, इसके मैं खिलाफ हूं और इसीलिए कैंसर की सर्जरी जरूरी है। महाकुंभ में घर वापसी की भी बात हो रही थी, उस पर भी योगी बोले। उन्होंने कहा कि घर वापसी का मैं पक्षधर हूं। यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं घर वापसी का मैं पक्षधर हूं। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी हेडलाइन बंद करने के लिए, वक्फ बोर्ड नहीं माफिया बोर्ड। पहले ये सुनिए। आपके जो विरोधी हैं महाकुंभ पे या तो चुप है, या तो चुप है, कुछ कह नहीं रहे, खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, या तो फिर वक्फ के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि कुंभ उनकी जमीन पे हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही, अपने प्रतिद्वंदी जो है, आपके जो ओपोनेंट है, वो जैसे स्पिन देते हैं। और दूसरा उसके साथ जुड़ा सवाल, क्योंकि आप इस पर विस्तृत तौर से कहे, सवाल लोगों के मन में यह भी है योगी जी कि यह समागम होगा, एकता होगी, क्या महाकुंभ के बाद में एकता रहेगी? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जाति 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 जनगणना की बात करते हैं, सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या 100 करोड़ हिंदुओं की एकता महाकुंभ से एक तरह से फिर से जागृत होगी? क्या उसको और बल मिलेगा और रहेगा उसके बाद? क्या जाति की पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है देखिए महाकुंभ के बाद? देखिए, देव और दानव, सुर और असुर, ये हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग दानव परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। तो दानवों ने हमेशा तोड़ा है, वे आज वही बात करते हैं। जो लोग भारत को डिस्कवरी ऑफ इंडिया से भारत को देखना चाहते हैं जी, जिनका नजरिया वह है जी, वे भारत को नहीं समझ पाएंगे, वे नहीं समझ पाएंगे। जो अपने को एक्सीडेंटल कहते हैं वे भारत को नहीं समझ पाएंगे। भारत को वही समझ पाएगा जो भारत की इस आध्यात्मिक परंपरा को, जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, शक्ति की परंपरा है, इस परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित हो जी, वही भारत को जान पाएगा। एक और मुझे लगता है कि उसकी चिंता नहीं करनी है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं लोग, इनको इससे ज्यादा नंगा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे ज्यादा इनको और एक्सपोज करें तो कहां ये मुंह दिखाने लायक बचेंगे, कहीं नहीं बचेंगे। एक दूसरी स्थिति है
जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी, अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं कि वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती। जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से है। तो वक्फ बोर्ड पर बोले हैं योगी आदित्यनाथ, ये वक्फ नहीं माफिया बोर्ड है, हम एक एक इंच जमीन लेंगे, यूपी वक्फ अधिनियम में संशोधन हमने किया है। सिर्फ ये नहीं बोला है, उन्होंने संभल पर भी अपनी बात रखी है, उन्होंने घर वापसी की पर भी अपनी बात रखी है, कुंभ में घर वापसी पर। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देती हूं। आप देख पा रहे हैं यूपी के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता बीजेपी के मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत दिनों बाद भाटी जी आप आए हैं, बहुत स्वागत आपका। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं, MIM के प्रवक्ता हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन मैं शुरुआत रजा साहब आपके साथ कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को बहुत करीब से देखा है, आपने उनके साथ काम किया है। आप उस साक्षात्कार के समय भी वहीं उस हॉल में मौजूद थे जब योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ ये कर सकते हैं, ये कर दिखाएंगे? क्योंकि वो खुलकर खरी खरी बोलते हैं, और वक्फ को लेकर आपने भी पिछले कुछ समय में कई बयान दिए। देखिए सुचिता जी, आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि हमारे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अराजकता थी 2017 से पहले, उसको किसने दुरुस्त किया? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने। आज यहाँ की स्थिति, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और जो बात आपने कही कि एक एक इंच जमीन लेंगे, वो अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। वो एक मुखिया हैं, वो जनता के दर्द को समझते हैं, वो आम आदमी के दर्द को समझते हैं, और लुटेरों से कैसे वापस लेना है वो खूब जानते हैं, अपराधियों से कैसे निपटना है वो खूब जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है। क्योंकि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे उन्होंने ये सब किया था, जो लोग संप्रदायवाद की और जातिवाद की राजनीति करते थे वो लोग परेशान करते थे आम आदमियों को। आज आम आदमियों के लिए, गरीबों के लिए, उत्थान के लिए जो उन्होंने बात कही कि हम एक एक इंच लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? जब विभाजन हुआ उस समय जो हमारी जमीनें थी, अगर आप जिसको वक्फ कह रहे हैं, पहली चीज तो ये सारी जमीनें भारत की हैं। आप इसको वक्फ की कहिए या किसी की कहिए, लेकिन ये मान के चलिए कि ये भारत की हैं, और जो हमने दे दी थी वो भी भारत की हैं। तो भारत का विशाल हृदय, जो हमारी संस्कृति और जो संस्कार हैं वो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर किसी ने गुड्डई से छीन ली है, गलत तरीके से अपराधियों ने उस पर कब्जे कर लिए हैं और एक कोई बोर्ड बनाकर कर लिए हैं, तो अगर उस समय 4 लाख के आसपास आप संपत्तियों का ब्यौरा देते हैं तो आज 8 लाख कैसे हो गई? ये उन लोगों से भी सवाल पूछा जाए जो कांग्रेस के साथी बैठे हैं, जो आप समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं। ये बताएं कि इन्होंने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जिन्होंने गरीबों का छीना है, और आज ऐसा मुखिया उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने दिया है जो उनकी चिंता करता है और ये कहता है कि हम इनसे छीन कर उनको देंगे। जैसे अपराधियों से छीनी गई, वापस ली गई जमीन जो उन्होंने गरीबों से छीनी थी, उनको वापस देने का काम मकान बनाकर किया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ऐसे ही ये जमीनें जो वक्फ के नाम पर लूटी गई हैं अपराधियों और
भूमाफियाओं के जरिए उनको वापस लेकर गरीबों में जिनके हक और जिनके अधिकारों का हनन हुआ है उसको वापस देने का काम करेंगे आदरणीय योगी सरकार में। आदरणीय योगी जी उन्होंने अपराधियों को आज ध्वस्त किया, अपराधियों के हौसले पस्त किए। पहले यहां से लोग पलायन करते थे, आम आदमी पलायन करता था, व्यापारी पलायन करता था। जानती हूं कि अभी कुंभ की बात चल रही है, पलायन कर रहा है या परलोक में जा रहा है। कुंभ में जिस तरह दावा ठोका गया कि भाई ये देखिए कुंभ में वक्फ की जमीन पर कुंभ हो रहा है, भाटी जी, ये जो एक दावा आया उसके बाद आज योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि हम एक एक इंच जमीन वापस लेंगे जिस पर कब्जा किया गया, ये माफिया की तरह काम करते हैं और वहां लोग तालियां बजा रहे थे। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जनभावना भी यही है? भाई वक्फ जिस तरह से जमीनों पर बेधड़क कब्जा करता आया है, कुंभ पर भी कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कह दिया ये माफिया की तरह काम कर रहा है। नहीं, मैं अभी आपके चैनल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के इंटरव्यू के वो अंश सुन रहा था जो आप चला रही थी जी। तो क्या आपको लगा नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री कुछ कुछ चिड़चिड़े से, कुछ कुछ उखड़े उखड़े से, कुछ बौखलाए से, कुछ परेशान से दिखाई दे रहे थे? कुछ जैसे एक आम राजनीतिक व्यक्ति की भाषा होनी चाहिए, और ये तो अपने आप को संत भी कहते हैं। संत की तो और ज़्यादा अच्छी भाषा होनी चाहिए, बड़ी कर्णप्रिय होनी चाहिए, बड़ी अच्छी लगे दूसरे व्यक्ति को। ऐसी भाषा लग नहीं रही थी। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको सुचरिता जी, इसका कारण क्या है। कुंभ शुरू हो गया है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुंभ भारत का एक विशाल आयोजन है, गौरवपूर्ण आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। इस पर हर भारतीय को गर्व है। सफलतापूर्वक हमारा कुंभ संपन्न हो, इसकी शुभकामनाएं देते हैं। कुंभ में अखाड़े पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन लखनऊ में कुंभ से ज़्यादा अखाड़े खुले हुए हैं। ये अखाड़े मुख्यमंत्री को परेशान कर रहे हैं। उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने अखाड़ा खोला हुआ है, कह रहा है कि मेरी हत्या कराना चाहती है एसटीएफ, और वो चुनौती दे रहा है कि मेरे पैर में नहीं सीने में गोली मारना। एक इनके विधायक ने, यहाँ लौनी के विधायक हैं, एक उसने अखाड़ा खोला हुआ है। वो कह रहा है योगी आदित्यनाथ के शासन में 50,000 गायें रोज कटवाई जा रही हैं। गौ मांस का खुलेआम व्यापार हो रहा है। गौ हत्यारों को संरक्षण दिया जा रहा है। एक और विधायक हैं जो चुनी तो हमारे टिकट पे गई थी, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की प्रिय हैं। वे आरोप लगा रही हैं कि 30-30, 25-25 लाख रुपए देके गलत तरीके से प्रमोशन कर दिए गए, विभागाध्यक्ष बना दिया गया प्रोफेसरों को। जगह जगह अखाड़े खुले हुए हैं, इन अखाड़ों से मुख्यमंत्री परेशान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इधर उधर की उकसाने वाली, भड़काने वाली बातें न करके कुंभ के इंतजाम पे ध्यान दो। कुंभ में इंतजाम अभी भी अधूरे हैं। भाटी जी, वहाँ एक तीर्थयात्री की मौत हो गई है। योगी जी का बयान भड़काने वाला है। आपने एक बार ये नहीं कहा कि जो लोग कुंभ पर दावा ठोक रहे हैं उनका बयान भड़काने वाला है। पूरी तरह भड़काने वाला है। क्या आपको नहीं लगता जो लोग कुंभ की जमीन पर दावा ठोककर कह रहे हैं वक्त की जमीन है, उनका बयान भड़काने वाला नहीं है भाटी जी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बयान भड़काने वाला है? नहीं, मैंने ये तो कहा ही, मैंने ये तो कहा ही नहीं। अगर वक्फ की जमीन पर भी उसकी जांच हो जाएगी, वो जहां जो संबंधित विभाग है उसमें शिकायत करें, देश में कानून का राज है। लेकिन अगर वक्फ की बोर्ड जमीन पर भी आयोजन है, कोई हिस्सा उनका है या किसी का व्यक्तिगत हिस्सा भी है, तो इतना बड़ा आयोजन है, इसमें शांत रहना चाहिए, इसमें चुप रहना चाहिए। मैं कतई उस बात से सहमत नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अंदरूनी कारणों से परेशान हैं। अच्छा। वो चिड़चिड़ाहट और वो झल्लाहट और वो परेशानी और वो गुस्सा वो जनता पे उतार रहे हैं। अभी मोहसिन रजा जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को न्याय देंगे। उत्तर प्रदेश की आबादी 29 करोड़ है, तो आपने कौन से 4 करोड़ छोड़ दिए? 25 करोड़ कैसे उत्तर प्रदेश की आबादी है? कम से कम अपडेट रहा करें। उत्तर प्रदेश की आबादी 29 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की आबादी है, लेकिन तकरीबन 50 करोड़ लोग इस बार कुंभ में पहुंचेंगे, ऐसा एक अनुमान है। अब मेरा ये कहना है भाटी जी, सिद्धार्थ जी को जरा ले लीजिए। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सबको। हाँ, उन सबको नहीं, हम सबको सर।
हम सबको, क्योंकि कुंभ तो हम सबका आयोजन है और इसीलिए शुभकामनाएं हम सबको हैं कि अगर इतने सारे लोग पहुंच रहे हैं, और मैं तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी अभी शुभकामनाएं दी, तो हम सबका आयोजन है और बड़े गर्व के साथ इस आयोजन को आगे करना चाहिए। मैं इसीलिए कह रही हूँ, तो मैंने शुरू में सुचरिता जी मैंने खुद कहा, ये तो मैंने शुरू में कहा एग्जैक्टली इसीलिए मैंने कहा कि हम सबका आयोजन है। मैं सिद्धार्थ जी सिर्फ ये पूछ रही हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज जब ये कहा है कि 1-1 इंच जमीन लेंगे तो बहुत से सवाल उठ गए। अभी तक आप लोग संशोधन की बात कर रहे थे वक्फ बिल में, अब उन्होंने कहा है कि संशोधन की बात नहीं, उन्होंने कहा हम संशोधन जरूर कर रहे हैं लेकिन वक्फ को तो खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वक्फ जिस तरह से अपनी मनमानी करता है, ये जमीन भारत की है, ये किसी एक संस्था एक वक्फ बोर्ड की नहीं है। देखिए सुचरिता जी, निश्चित रूप से, और जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है वो बड़ा क्लियर है और बड़े क्लियर मैसेज वाला है। मैं उनकी बात पर टिप्पणी करूं उससे पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। जी। पहली बात तो अभी कह रहे थे अभी भाटी जी कह रहे थे कि चिड़चिड़े से लग रहे थे, मुस्कुराते मुस्कुराते योगी जी ने कहा कि अरे कई बार लगता है इन अपने विपक्षियों को कितना एक्सपोज करें, क्योंकि ज्यादा एक्सपोज कर देंगे तो सारे कपड़े ना उतर जाएं। वो तो मुस्कुराते हुए कर रहे थे, कहां चिड़चिड़े हैं, वो तो आपको भी बख्शने की बात कर रहे थे, आपकी सच्चाई देश के सामने रख दी, फिर भी वो आपकी चिंता करते हैं, तो योगी जी को ऐसा ना कहिए। रही दूसरी बात, अभी महाकुंभ के आयोजनों की बात भी भाटी जी कह रहे थे कि वहां पे पर्याप्त आयोजन करना चाहिए। मैं तो कहता हूं समाजवादी पार्टी के माथे पर जो वो कलंक लगा हुआ है कि कैसे 2013 के अंदर आजम खान को महाकुंभ का प्रभारी मंत्री बनाया गया था, किस प्रकार से भगदड़ हुई थी, कैसे लोग वहां मारे गए थे, क्यों तुष्टीकरण करने के लिए उस विशेष आजम खान को वहां मंत्री बनाया गया था, किस वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश थी, और इस्तीफा तक ना उनसे लिया गया और वो देने लगे तो स्वीकार नहीं किया गया, और फिर उनके घर जाकर के बर्थडे का केक कटवाया गया। जिस उत्तर प्रदेश ने यह देखा हो जहां महाकुंभ में लाखों करोड़ों सनातनियों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ हो, वहां पर भाटी जी को आज ये बात नहीं कहनी दी चाहिए, ये शोभा नहीं देती। रही बात वक्त की सुचरिता जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है कि इस देश के अंदर जो देश का गरीब है, पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, उसके साथ जो भी अन्याय हुआ हो उसको वापस करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब भाटी जी स्वीकार नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, पर सबसे ज्यादा वक्फ के नाम पर अगर किसी की जमीन कब्जाई गई है तो वो शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि वही लोग हैं शायद जिनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, जिनको वक्फ जैसे कानून के कारण दबाकर, कुचलकर उनकी जमीनों को हड़प लिया गया। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उस जमीन को वापस लिया जाए? उत्तर प्रदेश ने तो अपने वक्फ संशोधन का बिल भी लिया है, उन्होंने उसमें संशोधन करके सरकार की प्रतिज्ञा है कि किसी भी गलत तरीके से अनधिकृत कोई भी जमीन होगी जिसको ऐसे काले कानून में कब्जाने का प्रयास किया गया होगा, उसको सरकार वापस लेगी। और मैं मानता हूं यह प्रतिबद्धता है, इसका पूर्ण पालन किया जाएगा, क्योंकि जो कानून और संविधान के तहत नहीं है वो देश में नहीं चल सकता। बहुत लोगों ने कोशिश करके वक्फ में बार बार, वक्फ ये वाला बिल तो था नहीं जब भारत आजाद हुआ था, पर कैसे 55 में हुआ, कैसे 83 में हुआ, कैसे 95 में हुआ, बार बार संशोधन करके, और 2013 तक ये लोग संशोधन करते रहे, क्योंकि हर बार कोई कैंडी देनी थी, कोई लॉलीपॉप देनी थी, फिर वोट लेना था। वक्त का तो इनका एजेंडा ही बस इतना था, पर अब वो दिन जा चुके, तुष्टीकरण के दिन जा चुके, और अब तुष्टीकरण नहीं, देश का संविधान चलेगा। इसलिए जो योगी जी ने कहा है, मैं मानता हूं वो बहुत क्लियर मैसेज वाला है, और वो क्लियर मैसेज जिन जिन तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच चुका है। क्लियर मैसेज दिया है। भाटी जी आ रही हूं एक बार मैं जरा वो भी सुनवाना चाहती हूं जो उन्होंने घर वापसी पर कहा, क्योंकि हाजी जी उन्होंने धर्मांतरण को लेकर जो बातें हो रही थी कि कुंभ में बहुत से लोग पहुंचेंगे, धर्मांतरण होगा, उसे लेकर एक आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा कि मैं घर वापसी का पक्षधर हूं, अगर पुराने समय में कुछ परिस्थितियों के चलते लोगों ने धर्म परिवर्तन किया तो अगर वो घर वापसी करते हैं तो मैं उसका पक्षधर हूं। मैं जरा एक बार सुनवाना चाहती हूं क्या कह रहे हैं, उसके बाद वापस आ रही हूं, जरा सुनवाइए। अब तक रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए? क्योंकि नैतिक रूप से इतना साहसी नहीं है। नैतिक रूप से साहस नहीं है, एकदम नहीं है। इन्होंने अयोध्या के साथ क्या व्यवहार किया था? अयोध्या को विकास से वंचित किया जी, अयोध्या को उसके अधिकार से वंचित किया, अयोध्या को उसकी विरासत से वंचित किया। तो ये तो विरासत के तो विरोधी हैं ही, विकास के भी विरोधी हैं। जिन्होंने अयोध्या के वासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है उनको नैतिक रूप से अयोध्या जाने का कोई अधिकार नहीं। जो नैतिक रूप से परिपक्व होगा वही अयोध्या जा पाएगा। हिंदुओं की सहनशीलता देखिए आप,
भारत के अंदर अगर आप पुराणों के कालखंड को आप देखेंगे तो 5000 वर्ष से लेकर के 3000 वर्ष का जो कालखंड है, लगभग 2000 वर्ष के दौरान भारत के अंदर अलग अलग पुराणों की रचना हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले मैं पूछना चाहता हूं, 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में भी और उसके बाद भी अन्य अनेक अवसर पर हमारा शास्त्र इस बात का उल्लेख करता है कि संभल में श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होगा। तिथि इस पहले से तय है, ये सब कुछ पहले से उल्लेख है। मैं किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं हूं। अगर किसी की पहले से चली आ रही उपासना स्थल है, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हां, मैं इसका विरोधी हूं कि किसी के भी उपासना स्थल को तोड़ करके कोई जबरन अपना स्थल बनाने का प्रयास करेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं उपासना स्थल पर कब्जे का विरोधी हूं, मैं उपासना स्थल को तोड़ने का विरोधी हूं। इसी के साथ साथ घर वापसी वाली जरा बाइट आप चला दीजिए चेतन, क्योंकि मैं वो चाहती हूं इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं घर वापसी का पक्षधर हूं। अब मेरा सीधा सवाल हाजी जी ये है कि अगर कोई अपनी मर्जी से कुंभ में जाकर घर वापसी के लिए या फिर वापस हिंदू धर्म में आ रहा है तो उससे कोई आपत्ति है? वो कह रहे हैं मैं पक्षधर हूं क्योंकि मैं हर पंथ हर मजहब का सम्मान करता हूं, कोई अपनी मर्जी से आ रहा है तो उस पर क्यों दिक्कत होनी चाहिए किसी को? देखिए मैडम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब कोई मुसलमान हिंदू भाई अगर कोई मुसलमान बनता है तो उसका नाम धर्म परिवर्तन है, और जब कोई मुसलमान जो है हिंदू धर्म अपनाता है तो उसको घर वापसी का नाम दिया जाता है। अगर योगी जी अगर सही कर रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं, तो फिर तो अगर हम भी करेंगे, हम भी हिंदू को मुसलमान बनाने का काम करेंगे, फिर हम भी ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब तो आपका मतलब ये है, ठीक। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि योगी जी ने संविधान की शपथ ली है, वो लगातार मुसलमानों के विरोधी बयान देते हैं। कोई अपनी मर्जी से जा रहा है, हम भी दुकान खोल देंगे, जैसे वो दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। दुकान खोल रहे हैं, जैसे वो आप कह रहे हैं वो दुकान खोल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो दुकान ही है। आप खोले, कोई अपनी मर्जी से अगर वापस हिंदू धर्म में आना चाहता है तो वो दुकान चला रहा है। नहीं तो बिल्कुल, ये दिखाता है कि किस तरीके से जब आप जो है अभी यूपी में 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हारे, उसकी बौखलाहट उनकी चेहरे पर और उनकी जबान पर दिखाई देती है। वो किस तरीके से हिंदू हिंदू कर रहे हैं। आपने संविधान की शपथ ही क्यों ली? आप छोड़ दीजिए कुर्सी मुख्यमंत्री की और जाके करिए पूरी। आप जाके अपने आश्रम में जाके जो भी कहना सुनना करना करिए, मगर आप संविधान की शपथ खाकर और संविधान की शपथ नहीं, मुझे इस बात से आपत्ति है सर। एक मिनट, धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून है यूपी में हाजी जी। कोई भी जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। योगी जी उसे बड़ा क्लियर ही घर वापसी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसका मैं पक्षधर हूं क्योंकि वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। आप कह रहे हैं दुकान चला रहा है, विनोद जी वो कह रहे हैं दुकान चला रहे हैं वो। देखिए, इनकी दुकान तो बहुत पहले से चल रही है, 14 साल से चल रही है मैडम। सुचरिता जी कौन नहीं जानता? ये जो अभी जो करोड़ों हुए हैं, 56 देश इनके जो बने हैं, वो ऐसे थोड़े बने, इन्हीं दुकानों से तो बने हैं। ये तो एक्सपर्ट हैं, और आज भी ये दावत के माध्यम से कितनी सारे लोगों का कन्वर्जन कर रहे हैं। आप देखिए कि लाखों हिंदू बहनों को लव जिहाद के एंगल में फंसा करके और उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है। अब जब इस्लाम से पीड़ित होकर लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं और जो इस्लाम से वापस घर वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपने मूल में जाना चाहते हैं, अपने पूर्वजों की धरती पे जाना चाहते हैं, उनकी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, तो उनको मिर्ची लगती है। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून है ना भाई, उस कानून का पालन करोगे कि नहीं करोगे? 2019 में जब कानून बना था, उसके बाद से लेकर के अब तक 5 साल में कितने लोगों को सजा हो चुकी है पता है आपको? हाजी रमजान बोलने से पहले सोच लेना। आपके जो सदर है ना, वो चाहे अंग्रेज बैरिस्टर होंगे, लेकिन कानून का शिकंजा कसने में देर नहीं लगेगी। याद रखना, किसी तरह की आप गैर कानूनी बात मत कर देना चैनल पर, क्योंकि देखिए जो जिस तरह से आपने बोला है ना कि हम भी ऐसा कर देंगे, ये दुस्साहस करके मत देख लेना कभी। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश बन चुका है, अभी सबको उल्टा टांग देंगे।
अभी याद मत रखना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए जो धर्मांतरण का आपने जो गली गली मोहल्ले दुकान खोल रखी है, तो आपका मतलब ये है कि योगी जी आपको कह रहे हैं कि आप जाके धर्म परिवर्तन कराइए, आप पूरे देश को एक रंग में रंग दीजिए, आप पूरे देश को भगवाकरण कर दीजिए, आप पूरे देश में मनुष्य समिति ले आइए। अरे सर, आप किस तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं? ये देश हमें, ये संविधान हमें अधिकार देता है, हम कौन से धर्म मानेंगे, अपने धर्म पर चलेंगे। ये आप सुनिए, आप कोई नहीं होते, आप पूरे देश के बाप नहीं है। सुनिए मेरी बात, कहीं ऐसा ना हो गलत ट्रैक पर चल रहे हैं आप, कानूनी चंगुल फंस जाए, गलत फहमी मत रहना आप। अरे सर सुनिए, आपके कानून सुनिए अलाउड नहीं है देश के अंदर। एक चीज बड़ी क्लियरली पूछी। अरे तो सर आप क्या करवा रहे हैं खुलेआम? योगी जी क्या कह रहे हैं? नहीं, योगी जी जो कर रहे हैं वो तो योगी जी क्या कह रहे हैं? आज वो खुलेआम कह रहे हैं, तो ये तो कानून का पालन ही नहीं हो रहा। कानून का पालन, कानून को बनाने वाले लोग मोहसिन जी की बात जा रही है। मोहसिन जी, यूपी में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा क्लियर कानून है, ये आप जानते हैं, और ये सरकार ने इस धर्मांतरण के कानून को बनाया। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि उस कानून के तहत किसी भी तरह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर अपनी मर्जी से कोई घर वापसी कर रहा है या फिर अपनी मर्जी से धर्म बदल रहा है तो उस पर किसी तरह की रोक नहीं है। यही योगी जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये दुकान चल रही है, कुंभ में एक दुकान चल रही है। देखिए, ये सब लोग जो हैं, जैसा कि अभी आपने देखा भाई हमारे कह रहे थे, ये इन लोगों का कृत्य है। चूंकि हमें अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाना क्यों पड़ा? हमारे उत्तर प्रदेश की एजेंसियों ने हमें बताया, जब 2017 में आदरणीय योगी सरकार आई, उससे पहले तो तुष्टीकरण की सरकार थी। वो तो एक समुदाय विशेष के ही लिए सरकार चलाना चाहते थे। उन्हें देश के लोगों से और ना ही आराध में कोई आस्था रखने वाले लोग हैं वो लोग ये करते थे, अवैध धर्मांतरण कराते थे। पश्चिम यूपी से बहुत शिकायतें थी और लगातार हम लोगों के पास में जब आती थी, पटल पर रखी जाती थी, विधानसभा में चर्चा होती थी उस पर, और चर्चा के बाद अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून आदरणीय योगी सरकार लाई, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज आप जो बात हो रही है महाकुंभ को लेकर, महाकुंभ में ये बात अगर रजवी साहब उठा रहे हैं, जो शहाबुद्दीन रजवी हैं, बरेली के कोई मौलाना हैं, उन्होंने कहा है, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने अवैध धर्मांतरण कराए थे, और इनको ये सूचना मिल रही है, ये जान रहे हैं कि लोग घर वापसी करेंगे। तो जब घर वापसी करेंगे तो कार्रवाई भी तो इन पर होगी, क्योंकि इन्होंने प्रलोभन देकर नाजायज तरीके से किसी का धर्मांतरण कराया है ना। ये तो वही लोग हैं कि अगर यहां पर आप कहें कि साहब न्यू ईयर है ना मनाइएगा, ये तो फतवा देते हैं कि न्यू ईयर में मुबारकबाद ना दीजिएगा, किसी को बधाई मत दीजिएगा। अगर आप बधाई देंगे तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, शरीयत नहीं आपको मना करती है। इनकी शरीयत धर्मांतरण कराने के लिए इनको इजाजत देती है। जिनके गले काटे जा रहे हो अल्लाह अकबर कह के, ये वहां मुबारकबाद भी पेश करते हैं, वहां जश्न भी मनाते हैं, और यहां हमारे जश्न में अपनी कट्टरता परोसते हैं, धार्मिक कट्टरता परोसते हैं। तो इस पर कानून लाया गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार है, कोई गलतफहमी में ना रहे। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और आगे चलता रहेगा ऐसे ही। अब भूल जाइए वो जमाने चले गए जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे और संरक्षण दिया करते थे ऐसे लोगों को। मुमताज जी, हमने इस पर कई डिबेट्स महाभारत में किए हैं। आप ये जानते हैं, अभी मोहसिन साहब कह रहे हैं कि कानून इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि एक प्रलोभन देकर धर्मांतरण हो रहा था। अब अगर कोई वापसी करता है, मैं बार बार कह रही हूँ, योगी जी ने आज भू माफिया पर भी उन्होंने सीधे सीधे वक्फ को माफिया कहा है। उन्होंने कहा है जिस तरह से मनमानी चल रही थी वो नहीं चलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर घर वापसी होती है और अपनी मर्जी से होती है तो मैं उसका पक्षधर हूँ। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? यहाँ हाजी साहब तो उसे दुकान बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सुचारिता जी, मैं मोहसिन रजा साहब से कहूंगा कि उन्होंने ये बात तो कहा कि जो वक्फ है वो भारत का हिस्सा है, और मैं भी मानता हूँ कि जो वक्फ है वो भारत का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने ये कहने की जरूरत नहीं कर सके वो कि मुसलमान भी तो भारत का हिस्सा है। यहाँ जो मुसलमान रह रहा है क्या वो भारतीय नहीं है? और फिर मुसलमान अगर वक्फ का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या वो कहीं बाहर लेकर के जा रहा है क्या? तो क्यों इन्होंने ये बात नहीं कही कि मुसलमान भी इस भारत का हिस्सा है, वो भी भारतीय, वो भी हिंदुस्तानी है? तो इसलिए नंबर एक। नंबर ये कि 7 साल से आपकी सरकार है यूपी में, तो आपने ये जो वक्फ को आप माफिया कह रहे हैं, अभी तक आप क्या कर रहे थे? क्यों आप खामोश थे? क्यों आपने जमीन नहीं छुड़वाई? नंबर 3 बात
आप चलिए, जिसने भी दावा किया है तो आप अपने चेयरमैन को क्यों नहीं बुलाते? आपको चेयरमैन को बुलाना चाहिए। आप मुख्यमंत्री है कि भाई क्या तमाशा है, किसने ये दावा कर दिया, क्या इसकी सच्चाई है, और वो सच्चाई पेश करते। ये हवाई बातें जो होती हैं वो ठीक नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन्हीं का विधायक नंद किशोर गुर्जर वो कह रहा है कि 50,000 रोज गाय कटती है और चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार है, लेकिन उस पर एक भी बयान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या ये छोटी बात है? क्या ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इंडिकेशन है। लेकिन अब जहां तक घर वापसी की बात, मैं तो कहता हूं कर ले, जिसको वापसी करना है कर ले, लेकिन क्या इनके अंदर इतना बड़ा दिल है कि वो एक्सेप्ट कर ले? एक गए तो है, देखिए मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा शो जिसके अंदर मोहसिन साहब बैठे हैं, मुमताज जी आप बैठे हुए हैं, हाजी साहब बैठे हुए हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान यहीं के हैं। ये बोलने की जरूरत है क्या? ये बोलने की जरूरत है क्या? आप बैठे हुए हैं, हाजी साहब तो ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं दुकान चल रही है, हम उसे रोकेंगे, हम भी करके दिखाएंगे। आप बैठे, मोहसिन साहब बैठे हुए हैं, और फिर आपको ये इस बात का अश्योरेंस चाहिए कि मुसलमान इस देश के हैं। मुझे नहीं लगता चर्चा इस बात पर है। विनोद जी बोलिए विनोद जी। एक लाइन में कहना चाहता हूं। देखिए, बात यह है कि अभी जो हाजी बैठे हैं और ये जो मुमताज जी बैठे हैं, दोनों में कितना बड़ा विरोधाभास है। आप देखिए ना कि ये जो लैंड ग्रेबर है ना, वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के माध्यम से वो शियाओं को नहीं देता हिस्सा। आप देखिए जो वक्फ एक्ट अगर आप देखेंगी तो वक्फ एक्ट में शियाओं की भागीदारी नगण्य है। आप सोचिए ना जी, वो सारा का सारा वहाबी संगठन के जो लोग हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा चर्चा में देगा। और आप देखिए वक्फ एक्ट में अगर मैंने अध्ययन किया तो उसमें पाया का भी देखिए, वहां पर जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर बनेंगे ना जी, वो शियाओं को तभी शामिल करेंगे जबकि सुन्नी नहीं मिलेगा उनको। आप सोचिए ना कि ये जो इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उसके बाद हिंदुओं को कहते हैं अलग है। ये शिया सुन्नी को नहीं देख सकता, सुन्नी शिया को नहीं देख सकता। पसमानदा के बारे में ओवैसी ने कभी नहीं कहा। मैं कहना चाहता हूँ कल्याण के लिए सभी को इन्होंने एक बात कही है क्या? आप मुझे बताइए ना, वहाबियत की बात करते हैं, कट्टरपंथी इस्लाम को परोसते हैं, आप देखिए लैंड ग्रेबर के साथ लगे होते हैं, और अकेले अगर ओवैसी की पार्टी की बात करो जी, तो ओवैसी की पार्टी ने कम से कम 3,000 एकड़ जमीन जो है ना वक्फ बोर्ड की कब्जाई हुई है। अब देखिए वक्फ बोर्ड की जमीन को जगह जगह से ग्रेप करने के बाद में अब उनको लग रहा है कि देखिए, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, एक चीज में सिद्धार्थ जी सुनिए सिद्धार्थ जी, इस देश में वक्फ को बदलने के लिए एक अधिनियम लाने की कोशिश सरकार कर रही है, उसमें कुछ बदलाव करने के लिए एक क्या हो गया? सुनिए विनोद जी, वक्फ में एक संशोधन करने के लिए एक बिल सरकार ला रही है। हालांकि उस पर जेपीसी भी बैठी हुई है भाटी जी। सिर्फ वक्फ नहीं है, संभल को लेकर जो पूरा विवाद है उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर पूरी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं। अब संभल पर, क्योंकि आपकी पार्टी का तो एक पूरा डेलीगेशन भाटी साहब संभल गया, वहां पर आप ही की पार्टी के सांसद पर कई आरोप भी लगे हैं, लेकिन संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अन्याय का प्रतिकार करना बहुत जरूरी है। मुमताज साहब जरा रुक जाइए, मुमताज साहब रुक जाइए जरा। भाटी साहब, उन्होंने कहा है कि संभल में जिस तरह से एक इस्लामीकरण हुआ है पिछले कुछ समय में, वो आप सबके सामने है। वो कह रहे हैं मैं किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हर धर्म के पुराने उपासना स्थल का सम्मान तो होना चाहिए। उस उपासना स्थल पर कब्जा हुआ, इस बात को लोग मानते क्यों नहीं है? तो भाटी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, इस बात को मानने में गुरेज है क्या समाजवादी पार्टी को? सिद्धार्थ जी और भाटी जी। नहीं, देखिए, एक तो सिद्धार्थ जी ने दो बातें बहुत आपत्तिजनक कही। हाँ। सिद्धार्थ जी अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे वक्ता हैं, लेकिन दो बातें बहुत आपत्तिजनक कही। मैं उस पर जवाब देना चाहता था, आपने मुझे समय नहीं दिया। जब इस तरह की बात हुआ करे तो थोड़ा समय आपको देना चाहिए था। एक तो उन्होंने कहा कि आजम खान को मेला प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपना बहुत शर्मनाक था, शर्म की बात थी। ये कैसे शर्म की बात हो गई? ये तो गर्व की बात थी हमारे लिए। मैंने शुरू में कहा तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये भारतीयों का पर्व है, ये पूरे भारत के 142 करोड़ लोगों का पर्व है। उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है उसका आयोजन करने की। जब मध्य प्रदेश में होता है तब मध्य प्रदेश सरकार की होती है, जब उत्तराखंड में हरिद्वार में होता है तब हरिद्वार उत्तराखंड सरकार की होती है। हमारी सरकार में माननीय नेताजी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2007 में अर्धकुंभ हुआ, 2013 में श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए पूर्ण कुंभ हुआ प्रयागराज में ही,
इतना शानदार प्रबंधन था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की उस पर, अखिलेश यादव जी को भाषण के लिए बुलाया हार्वर्ड में। तो एक तो सिद्धार्थ जी की इस बात में मुझे आपत्ति है। दूसरे, इन्होंने एक गलत कोटेशन दी कि मेले में भगदड़ मची थी। मेले में कोई भगदड़ नहीं मची थी। मेला स्थल पर कोई गैर इंतजामी नहीं थी। वो भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर एक ओवरब्रिज, एक पुल टूट गया था, उसमें दुर्भाग्यजनक तरीके से 35 लोगों की मौत हुई थी। रेलवे स्टेशन मेला कुंभ आयोजन में शामिल नहीं है, वो केंद्र सरकार की विभाग है रेलवे। वहाँ जो गैर इंतजामी हुई उसका आरोप जो है उत्तर प्रदेश सरकार पे या कुंभ पे न लगाएं। दूसरी बात सुचिता जी, आपके शो में, आपके नेशनल टीवी के शो के बीच में विनोद बंसल जी ने आपके पैनलिस्ट को बुरी तरह धमकाया, आपत्तिजनक शब्द कहे, सुधार देंगे, गर्मी झाड़ देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा, सोच समझ के बोलना, ये कर देंगे, वो कर, आपको रोकना चाहिए था। ये आपके चैनल की गरिमा का भी सवाल है। आपके पैनलिस्ट आपके चैनल पर धमकाए जाएंगे अभद्र भाषा में और आप सुनती रहेंगी। फिर कौन आएगा आपके शो में? क्यों आएगा कोई अपना अपमान कराने के लिए? विनोद बंसल जी ने बहुत आपत्तिजनक शब्द बोले, आप दोबारा सुनना उन्हें, वो शब्द बहुत आपत्तिजनक है और ये पूरे चैनल की गरिमा पे भी प्रश्न लगाता है। हम आते हैं तो आपके बुलावे पे आते हैं, आपके निमंत्रण पर आते हैं। हाँ जी। किसी पैनलिस्ट को इतनी बुरी तरह भाषा में धमकाया जाएगा, ये अच्छी बात नहीं। भाटी जी देखिए, मैं तो आपने अपनी बात रख दी, बड़ी स्पष्टता से रखते हैं, तो मैं भी एक स्पष्टता से बात कह दूं कि यहाँ पर कोई जो लोग भी आते हैं, मेहमान आते हैं, मैं सब बड़ा आदर से बुलाती हूँ। मुझे बस ये लगता है कि अपनी भाषा की गरिमा तो हर कोई ध्यान में रखेगा। आपको टोकना चाहिए था, जब विनोद बंसल उन्हें धमका रहे थे तो आपको टोकना चाहिए। आपको उनकी भाषा में आपत्ति नजर नहीं आई, आपको विनोद जी की भाषा में आपत्ति नहीं। हाजी जी ने भी बोला कि हम भी दुकान खोल देंगे, फिर हम भी बता देंगे कि किस तरह। तो आपने बार-बार टोका उनकी आपत्ति। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर सब अनुभवी लोग हैं। अब अगर मैं सबको समझाने लग जाऊं भाषा कैसे, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है, तो मुझे लगता है फिर आधा शो तो उसी में निकल जाएगा। मैं आप सबको बहुत अनुभवी मानती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि भाषा का ध्यान रखकर ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए बार बार इस पर टोक नहीं सकती। बाकी मुझे बहुत धन्यवाद कहना है कि आप शो में आते हैं, लेकिन एक मिनट विनोद जी एक मिनट वो सिद्धार्थ जी जवाब देते हैं पहले उस बात का। सिद्धार्थ जी जवाब देते हैं जरा। सिद्धार्थ जी, आप पर आरोप लगाया आपने गलत जानकारी दी है संबल को ले, माफ कीजिए, कुंभ को ले। सुचरिता जी, मैंने तो कोई गलत जानकारी नहीं दी। हाँ। भाटी जी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो जानकारी मैंने दी उन्होंने उसको पूरा कर दिया। भगदड़ हुई, पुल गिरा, लोग मरे, आजम खान मंत्री थे, सब उन्होंने खुद कबूला है। ये तो यही तो मैंने कहा था। अगर सब कुछ ठीक था, मेरा प्रश्न तो ये है भाटी जी, सब कुछ अगर ठीक था तो आपके मंत्री आजम खान ने इस्तीफा क्यों दिया? पेशकश क्यों करी थी उन्होंने? आपकी पार्टी ने उसको ठुकरा दिया, इस्तीफा आपने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो चचा जान है, वो बात अलग है। पर सब कुछ ठीक था तो वो क्यों किया? 2013 में तो सरकार केंद्र की भी आपकी थी, आज रेलवे स्टेशन केंद्र का हो गया, तब आप केंद्र की सरकार में शामिल थे, आप उनके साथ केंद्र में बैठा करते थे, लोकसभा में आप उनके साथ बैठते थे, तब वो जिम्मेदारी किसकी चली गई? ये बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि शर्मनाक मत कहिए, शर्मनाक कैसे ना कहें? प्रबंधन के लिए क्या बातें कही जाती थी और क्या क्या सोच करके, क्या क्या मैसेजिंग करके आप क्या करते थे, मैं सारी बातें कहूंगा तो बहुत कष्टदायी हो जाएगा। बस आज की बात यह है, और शायद आपको मेरी बात इसलिए भी अच्छी नहीं लगी भाटी जी क्योंकि वो दिन जा चुके, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वाभिमान के साथ खड़े होकर के कहते हैं कि महाकुंभ जो उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है, ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को दर्शाता है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको जनता ने चुन करके भेजा है, वो गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ खड़े होकर के कह रहे हैं कि भारतीय चिंतन को दर्शाता है। ये बात आप लोग नहीं समझ पाए, ना कभी बोल पाए। सरकारों की तो जिम्मेदारी है, सरकारों ने जिम्मेदारियों का क्या किया वो बात अलग थी। यहां पर बैठ करके आपको बहुत बातें खराब लगी, ठीक है, अच्छा है, आप आपत्ति करते हैं। आप इस बात की आपत्ति कैसे नहीं कर रहे कि हम भी दुकान खोल देंगे और हम बदलने लग जाएंगे? इस देश के अंदर कितना बड़ा एक रैकेट चला, दुनिया को छोड़िए, दुनिया में तो चला सो चला, पर हमारे देश के अंदर कितना बड़ा रैकेट चला जहां ट्राइबल क्षेत्रों में, जहां पे गरीबों को, दलितों को कन्वर्ट किया गया। आप इस बात को मुकर सकते हैं? देश के कितने प्रांत ऐसे हैं जहां पर डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, कितने जिले ऐसे हैं जहां डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। कहां गए वो लोग भाटी जी? वो जमीन में चले गए, आसमान उनको निकल गया। ये जब आप जानते हैं कि धर्म परिवर्तन के नाम पर ये सब कुछ चलता है, पर आप बोल नहीं पा रहे। सिद्धार्थ जी, हाँ हाजी साहब, आज उन्होंने क्या कहा है? से बचाया है विनोद जी, उन्होंने आज कहा कि संभल का इस्लामीकरण हुआ, संभल की विरासत को मिटाया गया,
मंदिर को हम नष्ट नहीं करने देंगे। क्या विरासत को मिटाएंगे? आजी जी, सहमत हैं आप? देखिए, जिस तरीके से योगी जी लगातार मुसलमानों के विरोधी बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है उनके अंदर जो है हिटलर की आत्मा आ गई है, क्योंकि वो संविधान के अनुसार रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कोई बात नहीं करते। तो मुसलमानों वो पूरे के दिन खिलाफ हिंदू है ये मुसलमान बयान। के अलावा और अगर मंदिर की बात करते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। आप में किसकी आत्मा है? तैमूर की? नहीं, उनके अंदर आत्मा। आप क्या है? अलाउद्दीन खिलजी? अरे आपके अंदर जो है हिटलर की आत्मा आ चुकी है। जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से एक तबके को खुश करने के लिए कैसी बात कर रहे हैं हाजी जी? पूरी दुनिया के मुसलमानों को नाराज करने की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। योगी जी कहते हैं हिंदुओं का विकास, भाटी जी को गलत नहीं लगेगा अभी। भाटी जी को बहुत बढ़िया लग रहा है। की शपथ लेकर इस तरीके की बातें करना, बार बार संभल की बात करना, बार बार धर्म परिवर्तन की बात करना, जो कि गैर कानूनी है बातें करना। हम जता सकते हैं, लेकिन हम आपत्ति अपने हिसाब से जताते हैं। भाटी जी, मैं इसी चीज की बात कर रही थी और इसीलिए मैं यहाँ पर हर किसी को टोकना नहीं चाहती। हमेशा सोचती हूँ मर्यादा में हर कोई बात करेगा, क्योंकि अनुभवी लोग आते हैं शो में। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि वो मंदिर को नष्ट नहीं करने देंगे, तो क्या वो मुस्लिम विरोधी हो गए? सवाल बड़ा है। अगर मंदिर और भारतीय संस्कृति की विरासत के बारे में पूछा जाए तो क्या वो इस्लाम के विरोधी हो गए? ये सोचिए इस बारे में, क्योंकि बार बार इसे लेकर तंज जरूर कसा जाता है, सवाल जरूर खड़े करे जाते हैं, लेकिन हिंदू आस्था की बात करना इस्लाम विरोधी नहीं है। इस बात को आप सब समझें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। और जैसा कि अब हम महाभारत के आखिर में पहुंच गए हैं, आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट